जब शेर खामोश होकर चाल चलता है तो सामने वाला बिना लड़े ही हार मान लेता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ट्रेड डील की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जिसने तुर्की को अंदर से हिला दिया है। लेकिन वो खुलकर रो भी नहीं सकता, चीख भी नहीं सकता और बदला लेने की हालत में भी नहीं है। यह कहानी है उस इलाज की जो भारत ने तुर्की पर ऐसा बांधा है कि अब तुर्की खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और सबसे मजेदार बात, इस जाल से निकलने का कोई आसान रास्ता भी नहीं है। आज तुर्की दर्द में है, लेकिन दुनिया के सामने मजबूरी में मुस्कान ओढ़े बैठा है। उसकी सरकार बेबस है, उसके मीडिया हाउस बौखलाए हुए हैं, उसके जर्नलिस्ट यूरोप को कोस रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने उन्हें एक ऐसा झटका दिया है। तुर्की को लग रहा था कि वो धीरे धीरे यूरोप की ओर करीब जा रहा है, लेकिन यही सुविधा अब उसके गले की फांस बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए कर लिया है। इस एफटीए का सीधा मतलब यह है कि भारत अब यूरोपियन यूनियन के जरिए यूरोप की मार्केट में बिना भारी टैक्स के सामान बेच सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है, तुर्की की मार्केट। क्योंकि तुर्की यूरोपियन यूनियन के साथ कस्टम यूनियन में है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत यूरोपियन यूनियन के जरिए कोई सामान एक्सपोर्ट करता है तो वह सामान अब तुर्की की मार्केट में भी बिना बड़ी रुकावट के पहुंच सकता है। यानी अब भारत तुर्की के अंदर अरबों डॉलर का सामान बेच सकता है। कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, टेक्नोलॉजी, फार्मा, मशीनरी, भारत तुर्की की मार्केट को अपने प्रोडक्ट से भर सकता है, जिसका असर सालों तक महसूस किया जाएगा। मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, कूटनीति, ताकत, रणनीति और भविष्य की लड़ाइयों का खेल है। दरअसल हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए तय हुआ है। इस साल के अंत तक यूरोपियन पार्लियामेंट और भारत की संसद इसे रेक्टिफाई कर देंगी, जिसके बाद यह पूरी तरह लागू हो जाएगा। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक ट्रेड डील लगती है, लेकिन असल में यह भारत की एक सोची समझी रणनीतिक चाल है, जिसका एक साइड इफेक्ट तुर्की के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ है। अब सवाल यह है कि तुर्की को दर्द क्यों हो रहा है। तुर्की कई सालों से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का सपना देख रहा है। वो खुद को एशिया से हटाकर एक यूरोपियन कंट्री की तरह पेश करना चाहता है। उसे उम्मीद है कि अगर वह यू में शामिल हो गया तो उसकी अर्थव्यवस्था को यूरोप से अरबों डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, यूरो जैसी मजबूत करेंसी का फायदा मिलेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा और तुर्की की ग्लोबल पोजीशन काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होना इतना आसान नहीं है। कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शर्तें होती है। इसीलिए तुर्की ने एक बीच का रास्ता चुना, कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब यह होता है कि यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ ट्रेड के मामले में बहुत कम पाबंदियां होती है। यूरोप के लगभग 30 देशों का सामान बिना ज्यादा टैक्स या रुकावट के तुर्की में आ सकता है। यानी यूरोप के व्यापारी तुर्की की मार्केट को एक ओपन मैदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले यह तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा फायदा माना जा रहा था और तुर्की चाहकर भी इस पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तुर्की को यह लगा कि यह रास्ता एक तरफा है। मतलब भारत यूरोप के जरिए तुर्की में सामान बेच सकता है, लेकिन तुर्की यूरोप के जरिए भारत में वैसा ही फ्री एक्सेस नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि भारत ने इस एफटीए में एक खास क्लॉज डलवाया है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन क्लॉज। इस क्लॉज के तहत तुर्की यूरोपियन यूनियन का इस्तेमाल करके भारत में अपने सामान को वैसी आज़ादी से नहीं बेच सकता जैसी भारत को तुर्की में मिल रही है। यानी भारत ने पहले ही सोच लिया था कि तुर्की को खुली छूट नहीं दी जाएगी। अब तुर्की के लिए समस्या यह है कि अगर वो भारत के सामान पर बैन लगाने की कोशिश करता है या कस्टम यूनियन के नियम तोड़ता है तो उसे यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिश्ते खतरे में डालने पड़ेंगे। और अगर वह कस्टम यूनियन से बाहर हो गया तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का उसका सपना लगभग खत्म हो जाएगा। यानी तुर्की इस वक्त एक ऐसे जाल में फंसा है जहां हर रास्ता नुकसान की तरफ जाता है। अगर वह भारत को रोके तो यूरोप नाराज, अगर वो यूरोप को खुश रखे तो भारत की बात से उसकी मार्केट भर जाएगी, अगर वह कस्टम यूनियन छोड़े तो ईयू का सपना टूट जाएगा। अब इसी वजह से तुर्की की सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, और यही वह पॉइंट है जहां भारत की रणनीति असली रंग दिखाती है। तुर्की सिर्फ ट्रेड से परेशान नहीं है, वो राजनीतिक रूप से भी खुद को असहज महसूस कर रहा है। क्योंकि हाल के सालों में तुर्की और पाकिस्तान की नज़दीकियां काफ़ी बड़ी हैं। चाहे वह डिफेंस कून ऑपरेशन हो, राजनीतिक सपोर्ट हो या कश्मीर जैसे मुद्दों पर बयानबाजी, तुर्की कई बार भारत के खिलाफ खड़ा नजर आया है। और अब भारत ने आर्थिक मोर्चे पर ऐसा पलटवार किया है
जिससे तुर्की की कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट लगभग बंद होती जा रही है। भारत ने तुर्की के कई प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तुर्की की कंपनियों को भारत में बिजनेस करने में मुश्किलें आ रही है। उनकी सेल घट रही है, उनकी ग्रोथ स्लो हो रही है और उनकी इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को झटका लग रहा है। यानी एक तरफ तुर्की भारत में नुकसान झेल रहा है और दूसरी तरफ भारत उसकी घरेलू मार्केट में घुसकर मुनाफा कमा रहा है। अब सोचिए, इससे ज्यादा रणनीतिक हार किसी देश की क्या हो सकती है। तुर्की की सरकार गुस्से में है, लेकिन बेबस है। तुर्की की मीडिया चिल्ला रही है, लेकिन कोई असर नहीं है। तुर्की के जर्नलिस्ट यूरोप को कोस रहे हैं, लेकिन यूरोप अपने फायदे देख रहा है और भारत चुपचाप गेम खेल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ आज का खेल नहीं है, यह भविष्य के लिए भी एक बड़ा हथियार बन चुका है। मान लीजिए भविष्य में तुर्की पाकिस्तान को किसी बड़े सैन्य या रणनीतिक मुद्दे पर खुलकर सपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां तुर्की की हरकतें भारत के लिए खतरा बनती है, तो भारत के पास अब एक जबरदस्त लीवरेज है। भारत कह सकता है, अगर तुम पाकिस्तान से दूरी नहीं बनाओगे, अगर तुम हमारे खिलाफ काम करोगे तो हम इस ट्रेड सिस्टम को और कड़ा कर देंगे। या उल्टा, अगर तुम सहयोग करोगे, अगर तुम संतुलन रखोगे तो हम तुम्हें कुछ राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। यानी भारत के हाथ में अब एक आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक हथियार आ चुका है। यह सिर्फ ट्रेड नहीं है, यह पावर पॉलिटिक्स है। यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह ग्लोबल गेम है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह दबाव की राजनीति है। और इस पूरे खेल में तुर्की को जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वह यह है कि उसे खुद पता है कि वह फंस चुका है। वो ना तो खुलकर भारत के खिलाफ जा सकता है, ना ही यूरोप को नाराज कर सकता है और ना ही अपनी पॉलिसी को आसानी से बदल सकता है। यह वही स्थिति है जहां दुश्मन बिना लड़े ही कमजोर हो जाता है। भारत ने तलवार नहीं उठाई, बम नहीं गिराया, जंग नहीं छेड़ी, लेकिन फिर भी सामने वाले को घुटनों पर ला दिया। और यही असली ताकत है। आज की दुनिया में असली जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो ट्रेड डील्स में होती है, वो कस्टम यूनियन में होती है, वो क्लॉज और एग्रीमेंट की छोटी छोटी लाइनों में छुपी होती है। और भारत ने इस खेल को बखूबी समझा है। तुर्की आज जो दर्द महसूस कर रहा है, वो सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो उसकी त्वाकांक्षाओं पर चोट है, उसके सपनों पर चोट है, उसकी ग्लोबल इमेज पर चोट है। और सबसे मजेदार बात, यह सब बिना गोली चलाए हुआ है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ताकत सिर्फ हथियारों से आती है, तो उसे यह कहानी याद दिलाना, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक वार वही होता है जो दिखाई भी नहीं देता, और जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था मेरे पास, जो कि मुझे आप लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्चाई वाली असली खबर के साथ।